तो आज का हमारा प्रैक्टिकल है टू सिंथेसाइज एसिटानिलाइड फ्रॉम एनिलीन एंड टू फाइंड आउट इट्स परसेंटेज, प्रैक्टिकल यील्ड एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से हमारे सिंथेसिस स्टार्ट होते हैं, इस प्रैक्टिकल से हमारे सिंथेसिस स्टार्ट होते हैं, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग कंपाउंड को सिंथेसाइज करने वाले हैं। तो अगर आप किसी कंपनी में जाते हो, अगर वो क्रूड ड्रग की कंपनी है, रॉ मटेरियल बनाती है, तो वो क्या करती है, ज़रूर इस सिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी। तो एसिटानिलाइड एक मिडलमैन का साबित होता है। एसिटानिलाइड से हम बहुत सारे आगे चलकर कंपाउंड बना सकते हैं। इसलिए एसिटानिलाइड किस तरह से हमें लैब में बनाना है, ये हमें आज सीखना है। ओके, तो हम एसिटानिलाइड बनाएंगे एनिलीन से। जो रिएक्शन हम इसमें यूज़ करेंगे, उस रिएक्शन का नाम है एसिटाइलेशन रिएक्शन। तो आपको पूछा जाता है व्हाट इज एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन इज द प्रोसेस इन विच रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम is replaced by acetyl group. In simple form, acetylation is addition of acetyl group. Acetyl group means COCH3 group is acetyl group. तो किसी भी स्ट्रक्चर में अगर आप एसिटाइल ग्रुप ऐड करते हो तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे एसिटाइलेशन रिएक्शन। नीचे की थियरी समझाने से पहले मैं आपको उसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे इस एनिलीन का स्ट्रक्चर। तो एनिलीन में यहाँ पर देखो दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग है और यहाँ पर दो हाइड्रोजन है। तो इस दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इजीली निकल जाता है। उस जो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है उसको हम कहते हैं रिएक्टिव हाइड्रोजन। तो उस हाइड्रोजन के ऊपर एसिटिल ग्रुप ऐड हो जाता है। तो एसिटिल ग्रुप यहाँ पर COCH, यहाँ पर कौन सा ग्रुप यहाँ पर होना चाहिए, CH3CO। ये जो ग्रुप है यहाँ पर आपको दिख रहा है, दैट इज एसिटिल ग्रुप। तो ये एसिटिल ग्रुप यहाँ से जाकर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। फिर यहाँ का हाइड्रोजन और ये बचा हुआ OH जाकर फाइनली बनाते हैं यहाँ पर H2O, वाटर यहाँ पर साइड प्रोडक्ट बनाता है। और यहाँ पर जो आरो के ऊपर लिखा है वो है एसिटिक अनहाइड्राइड। दिस इज एसिटिक अनहाइड्राइड। तो ये एज कैटलिस्ट काम करता है, रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। तो मेन हमारे जो कंपाउंड है या मेन जो रिएक्टेंट है वो है एनिलीन और एसिटिक एसिड। इसमें जो एसिटाइल ग्रुप है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और हमें मिलता है हमारा कंपाउंड, दैट इज एसिटानिलाइड। तो इस एसिटानिलाइड में देखो एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है एक एसिटिल ग्रुप में, इसलिए इसको कहा जाता है मोनो एसिटाइलेटेड डेरिवेटिव। ओके, मोनो क्योंकि एक एसिटिल ग्रुप ऐड हुआ है इसलिए मोनो एसिटाइलेटेड डेरिवेटिव। इसी तरह से अगर हम इस रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर भी एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के ऊपर भी एक हाइड्रोजन है, ये बाकी कार्बन के हाइड्रोजन भी एसिटिल ग्रुप से रिप्लेस हो सकते हैं। तो हमें डाई एसिटाइलेटेड डेरिवेटिव भी मिल सकते हैं, ट्राई एसिटाइलेटेड डेरिवेटिव भी मिल सकते हैं। तो यही इस थ्योरी में बताया गया है कि प्राइमरी अमाइन जो होता है, प्राइमरी अमाइन एनिलीन एक प्राइमरी अमाइन है जिसमें नाइट्रोजन का सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, बाकी दो हाइड्रोजन वैसे ही है, तो उसको हम प्राइमरी अमाइन कहते हैं। तो प्राइमरी अमाइन के साथ जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो हमें मेनली तो मिलता है मोनो एसिटाइलेटेड डेरिवेटिव। लेकिन अगर हम हीटिंग को ज़्यादा देर तक कंटिन्यू रखते हैं तो और एसिटिक अनहाइड्राइड अगर हम ज़्यादा डालते हैं उसमें, देन हमें डाई एसिटिल डेरिवेटिव भी हमें मिल सकते हैं। तो लेकिन ये जो डाई एसिटिल डेरिवेटिव मिलते हैं, जब हम फिर से वाटर के साथ उसकी रिएक्शन करते हैं तो उसका अगेन हाइड्रोलिसिस होता है और फिर से हमें मोनो एसिटाइलेटेड डेरिवेटिव ही मिलते हैं। तो शुरुआत में हम जब रिएक्शन करेंगे तो हो सकता है कि हमें मोनो एसिटाइलेटेड डेरिवेटिव और उसके साथ डाई एसिटाइलेटेड का मिक्सचर मिले, लेकिन जब हम उसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, अभी रिक्रिस्टलाइजेशन क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे। सिर्फ आप समझ लो, जब कभी भी हम वाटर के साथ उसको प्यूरिफाई करेंगे, प्योर करेंगे, तब हमें फिर से मिल जाता है हमारा मोनो एसिटाइलेटेड डेरिवेटिव। ओके, तो इन शॉर्ट आप इतना समझ लो कि एसिटाइलेशन क्या है, एडिशन ऑफ एसिटिल ग्रुप। और यही रिएक्शन यहाँ पर समझाई है
यही आपकी एसिटाइलेशन की बेसिक रिएक्शन है। एनिलीन के ऊपर एसिटिक एसिड का एसिटिक ग्रुप ऐड हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड और हमें मिलता है एसिटानिलाइड। तो शुरुआत का मॉलिक्यूल है हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड एनिलीन, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 93 और 93 के मॉलिक्यूलर वेट से हमें मिलता है एसिटानिलाइड जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 135। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चलकर, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर समझाई है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सिंथेसिस क्या होता है? कोई भी नया प्रोडक्ट, इट इज़ द प्रोसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट विथ यूनिक स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज प्रोड्यूस्ड विथ केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन की मदद से हम अगर कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी अलग हो उसके पेरेंट से, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी अलग होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी अलग होता है, यहीं पर हम इस चीज़ को समझ लेंगे। यहाँ पर देखो एनिलीन से एसिटानिलाइड बना है, लेकिन एनिलीन और एसिटानिलाइड का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट भी अलग है और आप दोनों का मेल्टिंग पॉइंट भी अलग होता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सिंथेसिस। ओके, तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है जिसका सब कुछ अलग होता है फ्रॉम पेरेंट कंपाउंड। जब हम उसका सिंथेसिस ख़त्म कर देंगे तब उसका हम प्यूरिफिकेशन करेंगे। ओके, तो प्यूरिफिकेशन उसका नाम ही आपको बताता है, प्यूरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसमें से कुछ भी गंदगी होगी उसको निकालने की जो भी प्रोसेस है उसको हम कहेंगे प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, इसमें आता है रिक्रिस्टलाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था रिक्रिस्टलाइजेशन। तो रिक्रिस्टलाइजेशन ये सेपरेट प्रोसेस है जो हम आगे चलकर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, फिर उसको वॉश करेंगे वाटर से, फिर ड्राई करेंगे और ओवन में ड्राई करेंगे, हॉट एयर ओवन में, और फिर हो सके तो उसको हम बकनर फनेल की एक असेंबली होती है, एक फनेल और फ्लास्क की असेंबली, उसमें से हम उसको पास कर देंगे जिससे कि वो अच्छी तरह से उसमें से इम्प्योरिटी निकल जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रिक्रिस्टलाइजेशन। क्या है रिक्रिस्टलाइजेशन? इसकी डेफिनेशन आपको पूछी जाती है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच कंपाउंड इज डिजॉल्व इन सेलेक्टेड सॉल्वेंट। तो किसी एक सॉल्वेंट में कंपाउंड को डिजॉल्व किया जाता है और हीट किया जाता है। हीट करने के बाद क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इम्प्योरिटी जो प्रोडक्ट है हमारा, वो प्रोडक्ट उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन इम्प्योरिटी डिजॉल्व नहीं होगी। और फिर हम उसको यहाँ पर एक जो स्टेप है यहाँ पर मिसिंग है, उसको हम यहाँ पर सीयू से पास करेंगे, यहाँ पर उसको इस फनेल से, इस फनेल से और बकनर फनेल की मदद से हम उसको छान लेंगे, जैसे हम छानते हैं, चाय छानते हैं, उस तरह से सीयू से पास करेंगे, जिससे कि जो इम्प्योरिटी है वो उस छलनी में या सीयू में ही रह जाती है। उसको फिर से कूल करेंगे और कूल करने के बाद फिर से हमारा प्रोडक्ट हमें वापस मिल जाता है। तो एक सिंपल उस जो कंपाउंड है वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है। क्रिस्टलाइज आउट मतलब फिर से क्रिस्टल बन जाता है। तो अगर आपने सुना होगा कि जो शुगर है, शुगर को अगर आप सॉल्वेंट में वाटर में ज़्यादा देर तक गर्म करते हैं और उसके बाद फिर से ठंडा करते हैं तो आपको फिर से शुगर वापस मिल जाती है। कुछ उस प्रोसीजर को हम कहते हैं क्रिस्टलाइज आउट। तो इस प्रोसेस में एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें आपको क्या करना है, कंपाउंड को डिजॉल्व करना है सेलेक्टेड सॉल्वेंट में विथ हीटिंग, और फिर उसको कूल करके cooled slowly to saturated solution from which pure compound is crystallized out. Okay, so this is recrystallization. Next is yield. जो yield होती है वो तीन तरह की yield होती है, theoretical yield, practical yield, percentage yield. तो what is yield actually? It is the quantity of product obtained in the synthesis. तो synthesis के दौरान हमें कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्ट मिलता है, उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, उसको हम yield कहते हैं। तो theoretical yield क्या है? It is the weight of the product that one should get on the basis of stoichiometric quantities of reagent assuming 100% completion of the reaction. तो एक कागज़ के ऊपर कैलकुलेशन करके जो हम yield निकालते हैं उसको theoretical yield कहा जाता है। stoichiometric quantities मतलब कैलकुलेशन करके। ओके,
तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि 100% रिएक्शन हो चुकी है, तो उससे कितना प्रोडक्ट आना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़। यहाँ पर इसीलिए मॉलिक्यूलर वेट का सिग्निफिकेंस है 93 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इसका मतलब अगर हम 93 ग्राम एनिलीन लेते हैं तो उससे और उसकी रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ करते हैं तो हमें मिलना चाहिए 135 ग्राम हमारा एसिटाइल। ओके, तो इसी को कैलकुलेशन में यहाँ पर दिखाया। देखो, अगर हम 93 ग्राम एनिलीन लेते हैं तो 135 ग्राम हमें एसिटाइल मिलना चाहिए। उसी को हम अगर कन्वर्ट करेंगे, अगर हम 5.1 ग्राम एनिलीन लेंगे तो हमें मिलना चाहिए 7.40 ग्राम ऑफ एसिटाइल। तो यहाँ पर 7.40 ग्राम इज आवर थियोरेटिकल यील्ड, इतनी मिलनी चाहिए। ओके, लेकिन एक्चुअली कम मिलती है क्योंकि बहुत सारी जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो बहुत सारा लॉस हो सकता है। तो प्रैक्टिकल यील्ड हो सकता है हमारी हो यहाँ पर 6.0 ग्राम। दिस इज़ आवर प्रैक्टिकल यील्ड, मतलब मिलनी चाहिए थी 7.40 लेकिन हमें मिली 6.0। तो थ्योरेटिकल यील्ड इज 7.40, प्रैक्टिकल यील्ड इज 6 ग्राम। तो परसेंटेज यील्ड कितनी होगी, प्रैक्टिकल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। तो हमारी प्रैक्टिकल यील्ड कितनी है 6, मैंने आपको बोला 6i, ऐसा समझ लो। थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है, यहाँ पर दिखाई थ्योरेटिकल यील्ड इज 7.40, आनी चाहिए थी 7.40, आई 6 ग्राम। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें परसेंटेज यील्ड मिल जाएगी। इस तरह से 3 यील्ड यहाँ पर हमें मिलते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड। प्रैक्टिकल यील्ड का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द वेट ऑफ द प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन्ड आफ्टर प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो थ्योरेटिकल यील्ड जैसे कि जितनी मिलनी चाहिए थी, लेकिन प्रैक्टिकल यील्ड प्यूरिफिकेशन के बाद जितनी मिलती है उसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल यील्ड। उसके बाद परसेंटेज यील्ड, हम इन दोनों का कैलकुलेशन करके परसेंटेज यील्ड निकालते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट योर थियरी ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 22। हम देखते हैं इसमें हम अपैरेटस वगैरह क्या लगते हैं। तो अपैरेटस हम बाद में नेक्स्ट प्रैक्टिकल में देखेंगे, क्योंकि इसमें एक केमिकल लगता है दैट इज एसिटिक अनहाइड्राइड, और ये जो एसिटिक अनहाइड्राइड है हम लैब में यूज़ नहीं कर सकते, इट इज़ बैंड। जब ये सिलेबस फ्रेम हुआ था 1991 में तब ये चलता था, लेकिन उसके बाद ये जो एसिटिक अनहाइड्राइड है ये मॉर्फिन जो होता है, मॉर्फिन के आइसोलेशन में यूज़ होने लगा। तो इसका जो यूज़ है जनरल यूज़ सरकार ने बैन कर दिया, इसलिए कंपनीज में ये सिर्फ यूज़ होता है। तो ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और महाराष्ट्र क्या देश के किसी भी कॉलेज में आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म होते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि उनके पास एसिटिक अनहाइड्राइड प्रेजेंट है ही नहीं। तो सिर्फ इस प्रैक्टिकल की हमें थियरी समझ में लेनी है, ये प्रैक्टिकल हमें परफॉर्म नहीं करना है, हम कर भी नहीं सकते क्योंकि एसिटिक अनहाइड्राइड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर मैं प्रोसीजर के ऊपर सिर्फ यहाँ पर कैमरा रखता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि किस तरह से इसकी प्रोसीजर आपको परफॉर्म करनी होती है। अगर हमारे पास प्रेजेंट होता एसिटिक अनहाइड्राइड तो ये सारी प्रोसीजर हम करते, लेकिन अभी हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 22 की थ्योरी हम यहाँ पर देख चुके हैं। मैंने मैक्सिमम आपको यील्ड वगैरह बताने की कोशिश की है। तो इसकी मदद से आपको ये जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, इसमें से जितने भी क्वेश्चन आपको इजीली आते हैं तो आप रिवाइंड करके देखो वीडियो को, इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। लाइक थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है, प्रैक्टिकल यील्ड क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्यों करते हैं हम, प्यूरिफिकेशन के लिए करते हैं, व्हाट इज एसिटाइलेशन। तो ये सारे 4-5 क्वेश्चन ईजी है तो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 22 यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एक्चुअली हमारा सिंथेसिस स्टार्ट होगा एक्सपेरिमेंट नंबर 23 से, जो हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अगर किसी को भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।